वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस चैनल पर एक वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें आरएस मुख्य परीक्षा की जितनी भी कॉपीज़ है उस कॉपी में कोई डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट एस्पेक्ट से लिखा जा रहा है या डिफरेंट एस्पेक्ट से मार्किंग की जा रही है। तो ये सारे पैटर्न्स मैं आपको अलग अलग कॉपीज़ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त मैं बहुत सारी कॉपीज़ देख रहा हूँ और बहुत सारी कॉपीज़ अवेलेबल है। उसमें सारे क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूँ मैं, कुछ विशेष सवाल है ताकि एस्पिरेंट्स को समझ आ सके कि 2 नंबर के क्वेश्चंस में किस तरह से हम आंसर करते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आधा नंबर ही क्यों मिल पाता है या 1 नंबर क्यों मिल पाता है। 5 नंबर के जो क्वेश्चंस है उसमें किस तरह से मार्किंग होती है, क्या 5 में से 5 नंबर मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर ही क्यों मिलते हैं, 5 में से 1 ही मार्क्स क्यों मिलता है, किस तरह से आंसर लिखा जाता है। तो ये शॉर्ट वीडियोस होंगे, 5-5 10-10 मिनट के वीडियोस होंगे, ताकि देखो पूरी कॉपीज़ को मैं अपलोड नहीं करना चाहता। पूरी कॉपीज़ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें हमें समझ नहीं आता है कि एक्चुअल मार्किंग पैटर्न क्या होता है, या एक्चुअल हम कितना कैसा लिखते हैं, या हमारी राइटिंग जो हमारा लेखन है वो सुलेखन भी इफ़ेक्ट डालता है या नहीं डालता है। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला वीडियो है, देखिए स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, राजस्थान में पूनम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो सबको पता है कि पूनम क्षेत्र जो है वो जो सांचौर जालोर सांचौर बेसिन है वहाँ पे स्थित है ना, ठीक है। लेकिन इसने जो ये कॉपी आपके सामने है उसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र, मतलब ये तो इन्होंने गलत लिख दिया, ठीक है। जहाँ सौर ऊर्जा के साथ साथ खनिज पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम केवल एक जगह इन्होंने पेट्रोलियम लिखा है, क्योंकि ये जो पूनम क्षेत्र है वो पेट्रोलियम से संबंधित है, इसलिए इन्हें आधा नंबर भी मिला है। इसका मतलब ये होता है कि आंसर अगर थोड़ा भी मैच हो रहा है तो आपको आधा से 1 नंबर मिल सकता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको जो याद आ रहा है आप लिख दीजिए, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये आधा नंबर मिला है तो ये भी कहीं ना कहीं मार्क्स को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध व जैन धर्म के अतिरिक्त किन्हीं अन्य 2 अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदायों के नाम लिखिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया कि 2 अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदायों के नाम लिखने जो जैन या बौद्ध धर्म के अलावा होने चाहिए। तो इसमें देखो क्या लिखा गया है कि भारत में अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदाय चारवाक मत पर आधारित, फिर शायद ग्रंथ लिखा है रामानंद संप्रदाय निर्गुण, ये लिखा है। अब इसमें काम की केवल एक चीज मिली है, चारवाक मत, ठीक है। तो 2 में से 1 लिख दिया है, इन्हें 1 नंबर मिला है, ठीक है। बाकी भली कुछ भी लिखा तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं है कि नंबर दिया ही नहीं है, चारवाक मत यहाँ लिखा हुआ है तो 1 नंबर मिला है। इससे आप समझिए कि आप किसी भी फ्रेम में क्वेश्चन आंसर को करते हैं और उसमें कोई एक भी पॉइंट्स, 2 में से कोई 1 पॉइंट्स भी मिल रहा है तो आपको 1 नंबर 2 में से मिलेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नाथ द्वारा चित्र शैली की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2 ही पूछी है, मेरा यह मानना है कि अगर 2 पूछी जा रही है तो आप 2 ही लिखिए। अगर आपको स्पेसिफिक आंसर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो फिर 3 4 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए पहला लिखा है कि चित्रों में पिछवाई की प्रधानता, और पिछवाई को समझाया भी है कपड़े पर कृष्ण के चित्र, सही भी है। दूसरा, केले व कदम्ब के वृक्ष की प्रधानता, सही है। पुष्टि मार्ग द्वारा नाथ द्वारा में चित्रशैली को बढ़ावा, कृष्ण भक्ति की छाप, राधा कृष्ण चित्र। अब इन्हें 2 में से 2 नंबर मिले हैं। इसमें स्पेसिफिकली इन्हें ये आंसर आ रहा था तो इस कंडीशन में हमें केवल 2 ही पूछे हैं तो 2 ही लिखने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 2 पूछे हैं 2 एकदम सही है तो हमें 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, जयपुर के प्रजामंडल का 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति क्या दृष्टिकोण था।
अब इन्होंने क्या लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। स्पष्ट रूप से पहली ही पंक्ति में इन्होंने ये बता दिया है कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। इससे एग्जामिनर को, कॉपी चेकर को ये लग जाता है कि इसे पता है कि पूरा घटनाक्रम क्या था। फिर इन्होंने लिखा है कि जेंटलमैन समझौते का वर्णन इन्होंने किया है मिर्जा इस्माइल द्वारा। इस प्रकार रियासत को भारत छोड़ो आंदोलन में समझौते के परिणाम स्वरूप भाग नहीं लेना था। कर्पूर चंद पाठ ने ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखे हैं। मेरा ये मानना है कि लिखने भी चाहिए एक्स्ट्रा फैक्ट। इससे क्या होता है कि अगले क्वेश्चन, जो अगला जो आंसर आपने लिखा है उसमें आपके मार्क बढ़ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी कॉपीज मैंने देखी है जिसमें ये है कि आप स्टार्टिंग के कुछ अच्छे आंसर लिख रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट अगले आंसर्स पे पड़ता है और अगली मार्किंग पैटर्न पे पड़ता है। क्लियर? तो इन्हें 2 में से 2 नंबर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा गया देखिए, किस प्रकार 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। अब इसमें इन्होंने ठीक लिखा है लेकिन फिर भी इन्हें 1 नंबर ही मिला है। अब देखिए लिखा क्या, देखते हैं कि 1857 का विद्रोह हालांकि सफलीभूत नहीं हो पाया किंतु इसने भारतीय जनमानस को शोषण के प्रति जागरूक किया। बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता इस समय की प्रमुख विशेषता रही। इसके बाद एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित हुई, 3 पॉइंट्स हो गए। दूसरी तरफ भारतीय शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, सही है, और तुष्टीकरण युक्त शासन प्रारंभ हो गया था। अब ये 5 पॉइंट्स इन्होंने अगर पॉइंट्स फ्रेम में लिख दिए होते तो हो सकता था इन्हें 2.5 से 3 नंबर मिल जाते। तो इससे एक चीज़ ये भी समझ आती है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसमें हमें पॉइंट्स फ्रेम में आंसर करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इन्हें 5 में से केवल 1 नंबर मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति की समृद्ध परंपरा थी, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मध्यकालीन भारत में धार्मिक आडंबरों के व्यापन के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन सामने आया। सुधारों की बुनियाद में निर्गुण भक्ति में अवतारवाद रहित, पुनर्जन्म रहित, पाखंड रहित भक्ति पर बल दिया गया। कबीर, दादू इसके प्रमुख पक्षधर थे। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण संपूर्ण था। इस तरह से लिखा है। इन्हें 2 नंबर मिले हैं। मतलब आपको आंसर आप कैसे भी लिखें, एक बार आंसर आप लिख दीजिए, आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। कोई क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, भले कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आप लिख दीजिए। जो आपको मन में आ रहा है थोड़ा सा उसे उस क्वेश्चन से जोड़िए, कुछ डिफरेंट कर लीजिए, कुछ अलग तकनीक अपना लीजिए। जैसे इस बार राज सिंह शैली के बारे में पूछा गया तो मुझे आ नहीं रहा था ये, लेकिन ये पता था कि ये पल्लवकालीन शैली है, तो मैंने भारत का मैप बना दिया, उसमें पल्लवों का जो क्षेत्र है वो दर्शा दिया। तो और कुछ जो दक्षिण भारत के मंदिर है उनकी विशेषताएं मैंने याद करने की कोशिश की और वो 5-6 विशेषताएं लिख दी। अब हो सकता है इसमें से 1.5-2 नंबर मिल भी जाए। इस तरह से हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। इसमें दुर्ग स्थापत्य की विशेषताएं पूछी गई है। क्लियर? अब आंसर देखते हैं कि राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य वैविध्य युक्त है। यहाँ सभी प्रकार के दुर्ग मिलते हैं। दानवन दुर्ग, सोनार, भटनेर। जल दुर्ग का उदाहरण भी दिया है, गागरोन, गिरिदुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग गिरिदुर्ग होने के साथ साथ वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। राजाओं द्वारा वैभव प्रदर्शन के साथ साथ प्रजा व राजा की सुरक्षा इन दुर्गों के निर्माणोद्देश्य थे। देखो इन्होंने जो पूछा गया है उससे इतर चीजें लिखी है ना। जो पूछा गया है, इन्हें विशेषताएं पूछी है तो पॉइंट्स फॉर्म में इन्हें विशेषताएं लिखनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कुछ दुर्गों का वर्णन कर दिया है, फिर भी इन्हें 5 में से 2 नंबर मिले। आप देखिए फिर भी इन्हें 5 में से 2 नंबर मिले, तो आप मार्किंग पैटर्न को समझिए। इस तरह से ये वीडियो पूरा हुआ। अब ये सीरीज चलती रहेगी। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।